जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फलस्तीन उनके साथ रह रहा है, फलस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है, अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है, वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। यार आप यहाँ पे देखना, इंडिया के अंदर ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, सारी छुट्टियां मनाई जाती है ना, ठीक है। वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवेल करें, और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं, कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया, कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा चुका। और यार देखो इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है, कितने रस्म रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था, ठीक है। जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो कोई मजहब हो, ठीक है। हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। यार जब हमें आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना, यार जब हमने पाक स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं चाहता, 4 भी कह देते हैं, 4 भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि ये जब से पाकिस्तान बना है उन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है। हालांकि हकीकत कुछ उस देर बाद है, लेकिन बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके सीईओ कौन बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। आईफोन जो लॉन्च हुआ है वो उधर से लॉन्च हुआ है, G20 हुआ वो उधर से हुआ है, तो अभी वो बहुत ऊपर जा रही है। अब क्रिकेट में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, सोशली देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर तरह से वो आपसे आगे है। तो भाई आप अपनी हरकतों पे गौर करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें और जंग छोड़ दें और अवाम को ट्रू पिक्चर दिखाएं। मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि इसराइल की तरफ से खबर है कि 1 लाख इंडियंस को वो वीजा देना चाहते हैं ताकि इंडियंस वहां पे आके एज ए लेबर, एज ए वर्कर काम कर सकें। और इस न्यूज के पीछे जो ऑथेंटिक बात है, रीजन क्या है कि 1 लाख वर्कर की अचानक इसराइल को जरूरत क्यों पड़ी, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशान भाई। वालेकुम सलाम। क्या आप पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, सब ओके है? अल्लाह का करम है, ठीक हो गया। टॉपिक आपको पता चल गया कि ये एक बड़ी खबर है कि इसराइल ने 1 लाख इंडियन वर्कर्स, मतलब ये है कि ये न्यूज आई है कि भाई वीजा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहां पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन में सारी दुनिया इस टाइम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे इसराइल हो, सबकी नजर इस टाइम इंडिया पे है। देखिए जी, इंडिया की सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जंग का मौका हो या सुलह का मौका हो, वो अपने लिए ऐसी ऑप्शंस बनाते हैं जिससे उनको फायदा होता है। जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फलस्तीन उनके साथ रह रहा है, फलस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीस की तरफ जाना चाहिए, जंग का कोई फायदा नहीं। आप इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई है, तब पाकिस्तान का देख लें रद्देमल क्या था और इंडिया का देख लें रद्देमल क्या था। रद्देमल को छोड़ें, ये देखें कि फायदा किसने तब कितना लिया। वैसे तो देखें मुश्किल वक्त में फायदा लेने वाला कंसेप्ट मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये है कि मैं ये माइंडसेट से बात कर रहा हूँ कि जंग की सिचुएशन जब यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई कोई भी कंट्री से ऑयल नहीं ले सकता, उस टाइम पे किसने? इंडिया ने उनसे ऑयल लिया। देखें जी, ये डिप्लोमेसी होती है। ये आप बात छोड़ दें कि जंग के अंदर आप फायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आपने जंग में भी फायदा उठाना है और आपने पीस में भी फायदा उठाना है, अगर आपने अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया है। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, जबकि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर अभी तक देख ले, हमारे पास तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है जो कि फैसला कर सके। एक मजबूत फैसला कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास मैंडेट होता है? अब हमारे पास तो मैंडेट नहीं है इस टाइम जो हमारे इधर है। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, आज थोड़ी सी हट के बात करेंगे। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फलस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। और इसराइल के साथ वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है, अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है, वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है जो एक
कंट्री होता है उसके लिए डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते ऐसे ही है हैं, तो और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और- यार, ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था, आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल, कि मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। ठीक है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज का दर्श देता है, लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। आपको पूछने वाला कोई नहीं यार, आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक हो यहाँ गया। पे दिशान भाई, डेमोक्रेसी नहीं है। थोड़ा सा साइड पे आ जाए, डेमोक्रेसी एक और चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीजों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफिर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जाना हम सबसे ज्यादा उधर कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। ठीक हो गया। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब- कितने कितने रस्म और रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया वो। ठीक है, ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीज़ों को समझने लगी है कि भाई हमें 75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशान भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो था, ये क्या बात कर रहा है, क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीजें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे, कि वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी। मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए, हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीज़ों को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें, इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो, निगोशिएशन हो, मुज़ाकरा तो हम बैठ के बात करें, लेकिन उसके लिए मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। हमारे मुल्क के अंदर तो ये हिसाब है डेमोक्रेसी का कि पिछले 7-8 महीने हो गए हमारी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, अभी तक हमारी नई हुकूमत नहीं आई। अब मुझे बताएं किस तरह पूरी दुनिया आपके ऊपर, उस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। और आपने भी खबर सुनी होगी, इस हफ्ते में नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान वो की खाक एजेंसी। नंबर 1 एजेंसी है यार, ये इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। और इस हफ्ते में 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहेंगे? यार वो असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को फतह करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इंपैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, पॉलिसीज को बेहतर करें। एक पॉलिसी बनाएं। आपकी क्या पॉलिसी, अब मुझे बताएं, रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी थी? दोनों एक पेज पे ही नहीं थे। अब मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करने जा रहा है, आर्मी चीफ की क्या औकात है कि यहाँ पे बैठ के वो कंडेम करे? ठीक हो गया। अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन तो थोड़ा पुराना हुआ केस, हालांकि अभी भी वो सिस्टम नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो पीछे उसका वो मुलाजिम है, उसने उसकी बात को मानना। अब मुझे बताएं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? देखने में नहीं ऐसा आप मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है, कहा यह जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो सच है या जो मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए मैं करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। ये कहा जा रहा है कि भाई हमास ने बड़ा जबरदस्त कर दिया, देखो जी 70 साल से जुल्म हो रहा था, 60 साल से जुल्म हो रहा था, उन्होंने देखे अटैक कर दिया। 60 साल में जितने लोगों की जाने गई, इसराइल हमास की बात करें, फलस्तीन बर्मा की बात करें, क्या उससे ज्यादा जाने या उतनी जाने ये 10, 15, 20 दिन में नहीं चली गई? देखिए जी, हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था। ठीक है, जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो कोई मजहब हो। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। ठीक है, कोई किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं बताता हूँ, अब इसके पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, इसकी हिस्ट्री क्या है।
पहले नंबर पे तो इसराइल जब यहाँ पे आबाद होने लगे थे, यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उनको जगह किसने फराहम की थी, शेल्टर किसने फराहम की थी, अपनी पैसे लेके जमीनें बेची उनको महंगे दामों, और अब वही उनके गाटे फिटे हुए हैं। इससे पहले की अगर बात करें, उससे पहले हिस्ट्री की बात करें, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पहले उस एरिया में पहले रहते ही यहूदी थे, उसके बाद वो माइग्रेट करके गए और यहाँ पे मुसलमान? जी, यहाँ पे यहूदी और ईसाई रहते थे, मुसलमान यहाँ पे बहुत कम रहते थे, लेकिन ये जब खिलाफत आई तो उसके बाद बाकी वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसके बाद वो आ गए। लेकिन अभी मैं आपको इनका, जब आपको पता है कि इसराइल एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, उसके पास एटॉमिक पावर भी है, वो तकरीबन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन है वो एटॉमिक पावर, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा है। आप मुझे बताएं आपको जरूरत ही क्या थी कि ऐसी जंग में हिस्सा लेने की? और चले हर एक अपना अपना शौक, अपनी अपनी मर्जी है, हम ये नहीं कह सकते जरूरत क्या थी, वो उनकी सिचुएशन। लेकिन जब जंग अब बाद में आप तरले तो ना करें, आप ये तो ना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात आपने जगा दिए। इधर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि हम जिहाद के लिए जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और उधर जिहाद के लिए ये सबसे पहले तो ये जिहादी लोग हैं ना जिनको बड़ा शौक है जिहाद करने का, जरा जाएं उधर, बॉर्डर खोल दें। मैं पाकिस्तान के ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इसको कहता हूँ बॉर्डर खोल दो, चले जो इनको शौक पूरा कर लेने दो। मैं आपको बताता हूँ ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे? बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। ये चीज़ नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है वो एक अलग एलिमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ एक तरफ आप ये कहते हो कि हमने बहुत अच्छा किया, जंग शुरू कर दी, तो आप अपनी बात पे कायम क्यों नहीं रहते? एक रखें, या तो आपने कहा कि हमास सही कर रहा है तो फिर आप उसको सपोर्ट करें, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करें, सोशली भी करें, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करें। नॉन मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बैन ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू यहाँ पे जो वो अगर आप इस पे नहीं है तो फिर पूरी दुनिया के साथ, एक तरफ तो आपने हमला कर दिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजलूम बने हुए। पाकिस्तानी अवाम को ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, जब आपको पता है कि जो इसराइल है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, आपको उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उसमें ये कहा जाता है ना कि अल्लाह की तरफ से मदद, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, लेकिन अल्लाह पहले ये भी तो कहता है ना कि पहले भैंस जो है वो किले के साथ बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। ये नहीं कि भैंस खुला छोड़ दो और आप कह दो कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठे हैं। तो एफर्ट्स मैटर करती हैं। आपने पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कल परसों फोन किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने ये बोला कि इसराइल और हमास की जो इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इसराइल को थोड़ा सा मतलब है कि आप अपना फोर्स करें या उनसे ये कहें कि भाई ये मामला को खत्म करें, यानी कि इंडिया को फिर कहा जा रहा है जंग बंदी के लिए भी। क्या 57 कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC है, ये सब लोग ये 57 जो कंट्रीज हैं ये कुछ भी नहीं कर सकती। इन्होंने पहले भी मुसलमानों के मुफादात का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, इनके आपस में ये एक पेज के ऊपर अपने बेनिफिट्स के ऊपर है। अब सऊदी अरब जो है वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है, बड़ा हमें कहा जाता है कि जी वो हमारा दोस्त मुल्क है, होगा दोस्त मुल्क, लेकिन वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर काम कर। अब ईरान के पिछले 2-4 दिनों से मैं सुन रहा था कि जी आपके पास इतने घंटे का टाइम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे तब भी ये लग रहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की और ईरान की अवाम की मोहब्बत हासिल करने के लिए, लेकिन मैं पूरी अवाम को सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर हल है तो वो सिर्फ पीस है, जंग का कोई फायदा नहीं है। मुज़ाकरात से मामला हल करें, और देखें दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अल्लाह के वास्ते अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपने आप को साइंस में आगे करें, अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर आगे करें, उन चीजों से आप आगे जाएंगे। देखें वो कौन सा मुल्क था, हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे, लेकिन दोबारा खड़े हो गए ना, एजुकेशन के बिल पे खड़े हो गए, टेक्नोलॉजी के बेस पे खड़े हो गए। तो यार आप इंडिया देखो ना, इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना आगे जा रहा है। और ये आज के दौर में मैं ये बात क्लियर करता चलूं, जब हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया था रिएक्शन लेना या लोगों से बात करना, तब ये कुछ लोग कहते थे हम बहुत आगे हैं बहुत आगे हैं, लेकिन जब फैक्ट के साथ बात की यार, जब हमें अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना यार, जब हमने पाक स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं चाहता, 4 भी कह देते हैं, 4 भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि ये जब से पाकिस्तान बना है उन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है, हालांकि हकीकत कुछ उस देर बाद है, लेकिन मैं इनको सिर्फ इतना कहता हूं कि भाई अपने आप को सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अगर चाहता है ना कि वो इंटरनेशनल मामलात के अंदर उसका एक इंपैक्ट हो, उसकी एक पोजीशन हो, जैसे इंडिया की आज पोजीशन है, तो इसको चाहिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो, स्टेबिलिटी हो, दूसरे नंबर पे एजुकेशन हो, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी हो यहाँ पे, और चौथे नंबर पे फिरका वराना फसादात, मजहबी फसादात को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखें, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। एक मुल्क में एक हिंदू का भी वही किरदार होता है मुल्क की तरक्की में, एक मुसलमान का भी, एक यहूदी का भी। इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान। यार आप यहाँ पे देखें ना, इंडिया के अंदर ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, सारी छुट्टियां मनाई जाती है ना, ठीक है, वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवील करें, और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं, कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके, हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया, कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा मजबूर कर दिया को। पहले शायद ऐसा लगा कि भाई इंडिया है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, हम कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग वे में जो रिस्पॉन्स दिया, रिएक्शन दिया, अभी कनाडा ये कह चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि भाई हम रिलेशन दोबारा से बेहतर करना चाहते हैं। सर अब देखें ना, ईरान को क्या जरूरत पड़ी कि उसने जाके इंडिया से बात की कि हमारे रिलेशन बेहतर करो। आप मुझे बताएं, अगर एक फिजिक्स का प्रोफेसर है, आइंस्टाइन की क्वेश्चन पूछने जाएंगे तो फिजिक्स के प्रोफेसर के पास जाया जाएगा जो उस पोजीशन पे होगा।
पाकिस्तान के पास क्यों नहीं? आप 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, डूब के मर जाओ, तुमसे एक मसला नहीं हल हुआ, तुम्हें फिर उसके पास ही जाना पड़ा है। दिलशान भाई बड़ा मुझे इशू ये देखे, मैं किसी भी ये ऐसी एक मजहबी मामला है, यहाँ पे बहुत से जज्बाती लोग भी मौजूद होते हैं, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें ये यहाँ पे कल सर तन से जुदा होने वाला मामला भी हो सकता है। मेरा कोई इशू नहीं किसी के साथ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ एक दिन आप ये स्टेटमेंट दो कि हमास ने बिल्कुल ठीक किया, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज उसके साथ हैं, ईरान ये स्टेटमेंट दे कि भाई 2 दिन बाद हम जो है वो इसराइल पे अटैक कर देंगे, उधर से तुर्की जो है स्टेटमेंट दे हम तेल बंद कर देंगे, उधर से सऊदीया स्टेटमेंट दे के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और तीसरे चौथे दिन आप कहो कि हम जंग बंदी की तरफ आते हैं, हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। यानी आप लोगों को जज्बाती तौर पे मेंटली तौर पे कंफ्यूज करते नजर आ रहे हैं अपनी पब्लिक को, चाहे वो पाकिस्तान की हो ईरान की हो। आपको नहीं लगता नफरतें जो पाकिस्तान की पब्लिक में बढ़ चुकी हैं ये कम होंगी ये इसराइल को लेके या ओवरऑल लेके कभी भी नहीं कम होंगे? इसमें हमारा जो एक मजहबी तकबा है इन्होंने बड़ा काम खराब किया है, इन्होंने लोगों के अंदर नफरतें बहुत फैलाई हैं। मैं तो अभी इनको यही कहता हूँ कि यार मैंने जब आपने पहली वीडियो हमने शायद रिकॉर्ड की थी इसराइल का जब नया नया मसला बना था, तब मैंने आपको कहा था कि जंगबंदी होनी चाहिए, और आज 14-15 दिन बाद सारे मुल्क इस बात पे इकट्ठे हो गए कि जंगबंदी होनी चाहिए। यार पहले दिन ही कर लेते। दिन पहले क्या स्टेटमेंट दी जा रही थी, पाकिस्तान का मीडिया ये चला रहा था हमास ने नाको चने चबवा दी इसराइल को, हमास इसराइल फतह करने जा रहा है, हमास ने ये कर दिया वो कर दिया, और आज ये स्टेटमेंट चल रही है कि भाई बहुत जुल्म किया जा रहा है गजा में, बहुत जुल्म किया जा रहा है फलस्तीन में, हमास के बेचारे लोग जो हैं बहुत मजलूम हैं। यानी 15 दिन बाद ही हम बेचारे बन गए। गुस्सा या दुख या बुरी लगेगी ये बातें, लेकिन देखें इनका जवाब दें। अगर किसी के पास है मेरे चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आए मेरे साथ बात करें। क्या मैं गलत बात कर रहा हूं या दिलशान भाई गलत बात? मतलब पहले आप ये बात करेंगे हमने नाको चने चपवा दिया, अब आप ये कह रहे हैं जुल्म हो गया, अचानक जुल्म। अब मैं देख रहा हूँ इसराइल की वहशियाना बमबारी, वही पहले तुमने हिस्सा क्यों लिया था इसके अंदर? अब देखिए पिछले 70 सालों को कंपेरिजन करें, 14 से 15 हजार लोग जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। अब मुझे बताएं, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 70 सालों में इतनी डेथ हो चुकी होंगी उनकी, इतने ये 15-20 दिन में 15-20 दिनों के अंदर आगे बढ़नी है, क्योंकि इसराइल ओपनली कह चुका है कि हम सीज फायर की तरफ नहीं आएंगे, हम जंग बंदी की तरफ नहीं आएंगे, जंग आपने स्टार्ट की तमाम करेंगे। और जैसे गजा पे आधे से ज्यादा गजा खबरों के मुताबिक ये है कि वो कवर कर चुके हैं, उसे वो जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल इसराइल वाले कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में जो नजर आ रहा है कि वो, क्योंकि रशिया ने भी सिर्फ स्टेटमेंट दी, ईरान ने भी सिर्फ स्टेटमेंट दी, प्रैक्टिकली कोई भी हमास के साथ या इस तरीके से पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी, कोई चक्कर नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये पूरा एरिया गजा हो गया या उससे आगे तक जहां तक इसराइल वाले चाहते हैं वो अपने कंट्रोल में? नहीं, अभी भी वो अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, जितनी ऑर्गेनाइज्ड उनका मुल्क है वो भी ले सकते हैं। उनके पास बहुत मैन पावर भी है, उनके पास एटॉमिक पावर भी है, और उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है गजा के मुकाबले में। ठीक है, जो फलस्तीन है उनके बहुत, लेकिन मैं अभी बाकी सारे मुल्कों से और पाकिस्तान के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे यही कहता हूं कि यार जंगबंदी करें, ठीक है, बैठ के मामला को सॉल्व करें, बजाय जंग के में कुछ नहीं। जंग पाकिस्तान और इंडिया ने जंग खेल लिया, 70 सालों में कुछ नहीं मिला। ठीक हो गया। लास्ट में बस मुझे बता दें, ये जो जंग स्टार्ट हुई हमास की तरफ से स्टार्ट की गई, क्या मुसलमानों के लिए ये फायदा है अभी तक, या आने वाले टाइम में आपको लगे कि हाँ यार वक्ती तौर पे जाने जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं, अभी हम शहीद हो रहे हैं, आने वाले टाइम में हम पूरा इसराइल या पूरा अपना एरिया कवर कर लेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? यार जंग हो ना चाहे वो कोई भी मजहब हो, उसमें उसको नुकसान ही होता है। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ, मेरी राय ये है कि कभी भी जंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा मामला पीस के साथ लेके चलने चाहिए। इंडिया के साथ है, चाहे वो इसराइल फलस्तीन का मसला है, यार नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ने भी तो मामला अपने सेटल किए हैं यार दुनिया के बड़े बड़े नेशंस की बात करें, वर्ल्ड वार हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने रिलेशन बेहतर किए हैं यार, उनसे कुछ सीख लो यार। पहले तुम लोगों को, अल्लाह के बंदो, ये पाकिस्तान और इंडिया की आवाम की बात कर रहा हूँ यार, पहले तुम लोगों को 70 साल 100 साल तक अंग्रेज लड़ाते रहे हैं। इंडिया वाले अब एजुकेटेड अब तो इन चीजों वो मैं आपको बताऊं, मेरी ज्यादातर ऑडियंस इंडिया से है, वो हंसते हैं नीचे आके, मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो अपनी जगह पे राइट है, वो हंसते हैं आगे, यार ये देखो क्या जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर कोई मौलाना या कोई किसी का मैं ऐसे पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, वो ये कहते हैं हम इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, हम तो आपको एंजॉय करने के लिए आते हैं, हमारी बातों को आप सीरियस नहीं लेते। और ये ऑथेंटिक बात मैं नहीं बिल्कुल ठीक बात है। इस टाइम जो इंडियन पब्लिक है वो बहुत ज्यादा एजुकेट हो चुकी है, उनकी जो यूनिवर्सिटीज है उनका आप देख लेना, बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके सीईओ कौन बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, आईफोन जो लॉन्च हुआ है वो उधर से लॉन्च हुआ है, G20 हुआ वो उधर से हुआ है, तो अभी वो बहुत ऊपर जा रही है। अब क्रिकेट में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, सोशली देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर तरह से वो आपसे आगे है। तो भाई आप अपनी हरकतों पे गौर करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, और जंग छोड़ दें और आवाम को ट्रू पिक्चर दिखाएं। ठीक है, जो रियलिटी है वो दिखाएं, क्योंकि रियलिटी सामने आनी ही आनी है। आज हम झूठ बोल लेंगे, कल झूठ बोल लेंगे, 10 साल बाद 15 साल बाद, जैसे आज हमारे सामने वो सच सामने आ रहे हैं जो 1971 में हमने झूठ बोले थे, आज वो सच सामने आ रहे हैं। ऐसे ही आज जो झूठ बोल रहे हैं वो 15, 20, 25 साल बाद सामने आएंगे, लेकिन तब फायदा नहीं होगा, तब बहुत नुकसान हो चुका होगा, हम बहुत पीछे रह चुके होंगे, ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। दिलशाद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इनकी बातों में लॉजिक्स होता है, अगर कोई किसी को लगता है ये गलत बात करते हैं आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डिबेट करेंगे। और दिलशाद भाई लास्ट में जो मुझे आजकल मैं ज्यादा चीज फील कर रहा हूँ कि यार ऑडियंस ज्यादा इंडिया से है, हमें पाकिस्तानी पब्लिक को समझाने की जरूरत है। नो डाउट उनको भी खबर जाती है कि पाकिस्तान के लोग क्या सोच रखते हैं, लेकिन ये कि हमने अगर समझाना है तो पाकिस्तानी यूथ को समझाना है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल, या हम अपने तौर पर जो बेहतर कर सके, क्या ऐसा करना चाहिए कि यहाँ के लोगों को, ये जो लोग मौजूद हैं, कोई यूथ मौजूद है, उन्हें समझ लगे? यार देखिए, सबसे पहले तो हमारे मीडिया को वैसे कंट्रोल
किया जाता है, हमारा मीडिया कोई सच्ची बात बताता नहीं ठीक है, है। ठीक है, हमारे मीडिया पे सिर्फ झूठ चल रहा होता है और उसको पीछे कुछ हैंडलर्स हैं, ठीक है, हैंडलर्स वो सबको पता वो है, लोग सिर्फ मीडिया नहीं, वो तो पॉलिटिक्स होगी, कोई भी फील्ड वो लोग समझ गए होंगे पाकिस्तानी अवाम के हैंडलर्स में किनकी बात करो, वो उसको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो राय हमवार करें, लोगों को रियलिटी बताएं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच होना फ्रीडम चाहिए। ऑफ स्पीच, अब यार देख लेना यार, आप यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच करेंगे, दूसरे दिन आपको एक डाला आएगा काले रंग का वीगो डाला, वो आपको उठाएगा और ले जाएगा और